हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी देशभक्ति को प्रस्तुत करने के लिए और साथ ही राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए हम लोग हर घर तिरंगा अभियान में अपने घर, कारखाने, कंपनी और साथ ही अपनी गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग आप लोगों को जेल भेज सकता है और आपके ऊपर बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जी हाँ, दरअसल हम लोग अपने देश में राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग काफी अच्छे से करते हैं और हमें अपने ध्वज से बहुत अधिक लगाव भी है। लेकिन जाने अनजाने में कई बार हम ध्वज के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ध्वज का अपमान होता है और इसके बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो दरअसल हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग के कुछ खास नियम हैं जिनके बारे में सभी को पता होना बहुत अधिक जरूरी है। आइए बढ़ते हैं आगे और इन सभी बातों को अच्छे से जानते समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है हर घर तिरंगा, व्हाट आर द रूल्स टू डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग। सभी चीज़ों को समझते हैं। तो फिलहाल हम लोग अपने देश में मना रहे हैं 79वां स्वतंत्रता दिवस। तो बहुत खास है हम सभी के लिए और आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है और सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगा भी रहे हैं, सेल्फीज भी क्लिक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। बट ये भी समझिए कि दरअसल राष्ट्रीय ध्वज की सुरक्षा और इसका सम्मान का ध्यान रखना भी हम सभी को होगा। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता दिवस मनाते समय हम लोग इसके सम्मान का ध्यान करना भूल जाए। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को अपमान से बचाने के लिए हमारे देश में एक आचार संहिता बनाई गई है जो हमारी राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता है। अब देखिए, भारतीय ध्वज संहिता 2002 राष्ट्रीय ध्वज के लिए नियमों का विवरण प्रस्तुत करती है और ये बताती है कि आप किस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अब कभी भी हम लोग अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम हैं और इन सभी नियमों के बारे में सभी को पता होना जरूरी है और आप लोग केवल खुद ही अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसको आगे भी एक्सप्लेन कीजिएगा। तो देखिए, दरअसल सबसे खास बात होती है आकार और माप की। देखिए, बाजार में आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के झंडे मिल जाते हैं, लेकिन जब कभी भी आप किसी भी झंडे को अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, अपनी कंपनी के लिए, किसी भी स्थान के लिए अगर आप चुने तो इस दौरान ये जरूर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज का आकार बिल्कुल सही हो। हालांकि हो सकता है कि ध्वज छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आकार हमेशा समान रहना चाहिए और ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। ठीक, अगर 3:2 है यानी कि एक आयताकार ध्वज होना चाहिए हमारा, तो ध्वज की स्थिति बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज फिर ये नियमों के विरुद्ध है। इसके साथ ही ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि ध्वज को आपको हमेशा सीधा ही फहराना है। कई बार हम लोग जाने अनजाने में गलती कर देते हैं या फिर नासमझी दिखाते हैं, जो इस वजह से होती है कि हम लोग कई बार अपने ध्वज को उल्टा करके दिखाते हैं। अब दरअसल ध्वज को फहराते समय ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ध्वज में सबसे ऊपर हमेशा केसरिया रंग ही होना चाहिए और सबसे नीचे हमेशा होना चाहिए हम लोगों का हरा रंग। बीच में हमारा श्वेत होता है जिसके ऊपर होते हैं हमारी अशोक चक्र। अब दरअसल कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर ये चीजें देखी गई हैं कि ध्वज को गलती से उल्टा कर दिया जाता है। ये ध्वज के अपमान के रूप में स्वीकार किया जाता है और ये वाला काम किसी को नहीं करना है। केसरिया रंग हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए और हरा रंग हमेशा नीचे ही रहना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे ध्वज को हमेशा फहराना चाहिए। तो कीजिए, देशभक्ति प्रस्तुत कीजिए, प्रेम भी दिखाइए, बट सम्मान का ध्यान रखते हुए। हालांकि हमारा ध्वज किस सामग्री का बना होना चाहिए, ये वाली बात भी सोचने वाली है। तो देखिए, जनरली ये देखा जाता है कि हाथ से काते या फिर हाथ से बुने हुए सूती, पॉलिएस्टर, ऊन या रेशम या खादी के ही राष्ट्रीय ध्वजों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पहले मशीन से बने हुए झंडे का प्रचलन हमारे देश में नहीं था, लेकिन अब फिलहाल 2021 में थोड़ा सा नियमों में को बदला गया, परिवर्तन किया गया और दिसंबर 2021 से फिलहाल ये अनुमति दे दी गई है कि अब मशीन से बने हुए झंडों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हालांकि हमारे देश में जो अधिकृत संस्था है राष्ट्रीय ध्वज को बनाने की, वो संस्था कर्नाटक के हुबली में है, जिसका नाम है कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। ये एक सरकार के द्वारा अधिकृत संस्था है जहां पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का कार्य किया जाता है और ये यहाँ पर जो भी प्रकार से, जिस भी तरह से हमारा राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करते हैं उसमें सारे नियमों का ध्यान रखते हैं। प्रत्येक नियम और सारे संहिता का ध्यान रखते हुए ही राष्ट्रीय ध्वज को तैयार ये लोग करते हैं। इसके अलावा किसके द्वारा, तो अब राष्ट्रीय ध्वज को कौन फहरा सकता है, तो हम लोग देखते हैं कि वैसे तो ये काम कुछ विशेष लोग करते हैं, बट अब फिलहाल हमारे देश में ये काम सभी नागरिकों को दे दिया गया कि कोई भी देश का नागरिक है वो ये काम कर सकता है। कोई भी निजी संगठन हो वो भी कर सकता है, शैक्षणिक संस्थान हो वो भी कर सकता है, बट जब कभी भी ध्वज को फहराया जाए तो उसके सम्मान का ध्यान रखा जाए। आप कब फहरा सकते हैं, तो देखो, दरअसल पहले जुलाई 2022 तक हमारे देश में ये नियम था कि हम ध्वज को केवल दिन में ही फहराया करते थे, यानी कि सूर्य उदय के बाद ही फहरा सकते थे और सूर्य अस्त के समय ध्वज को उतार लेना होता था। लेकिन सरकार ने जुलाई 2022 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था कर दी कि अब हम लोग दिन और रात दोनों ही समय अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं।
हालांकि जब कभी भी बात रात की हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि राष्ट्रीय ध्वज जहां कहीं भी हो वहां पर लाइट की व्यवस्था हो, ताकि ध्वज हमेशा हमारा हमें दिखता रहे और ये रोशनी में रहे, तो अंधकार में नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि स्थान क्या रहे। अब जैसे कि हम लोग अपने घर पे भी लगा रहे हैं, कंपनीज में लगा रहे हैं, कारखाने में लगा रहे हैं, अपनी दुकानों पे लगा रहे हैं, गाड़ियों पे लगा रहे हैं, तो इस दौरान हमें क्या ध्यान रखना है। तो देखिए ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ कहीं भी आपने ध्वज लगाया है वो ध्वज उस स्थान की प्रमुख जगह पर होना चाहिए और ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ से उसको ईजिली देखा जा सके। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ आपने ध्वज लगाया है वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा भी कोई बगल में ध्वज आपने लगा रखा है। कई बार हम लोग धार्मिक ध्वज भी लगाते हैं, तो ऐसी स्थितियां भी नहीं होनी चाहिए कि धार्मिक झंडे वहाँ लगे हों। तो इस दौरान ये ध्यान रखना कि जब कभी भी आप उसको लगा रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई भी झंडा वहाँ पर आसपास में आपको अपने घर के आसपास, दुकान के आसपास नहीं लगाना। तो एक इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। इसके साथ ही जब कभी भी आप राष्ट्रीय ध्वज को लगाएं तो ये कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए, फर्श को नहीं छूना चाहिए या पानी में नहीं गिरना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना, यानी कि ध्वज लगाकर केवल सेल्फी ले लेना, फोटो लेने के बाद मुक्त नहीं हो जाना। ये भी ध्यान रखना है कि ध्वज कहीं गलती से किसी जगह पर गिर ना जाए, फर्श को ना छू जाए, पानी में ना गिर जाए। ये सभी बातों का ध्यान रखना थोड़ा जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ये भी देखिए कि स्वतंत्रता दिवस के बाद के भी कुछ नियम है। हालांकि आप लोग क्या करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस से पहले लगा दिया ध्वज, उसके बाद फिर चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, लगा हुआ है, फट रहा है, गंदा हो गया। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ ही नहीं छोड़ देना, इसके बाद भी कुछ नियम है जिनका आपको ध्यान रखना होगा, जो थोड़ी ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए। तो क्या क्या ज़रूरी स्थितियाँ हैं फिलहाल यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये है कि ध्वज लगाने के बाद जब स्वतंत्रता दिवस बीत जाए तो स्वतंत्रता दिवस के बाद आपको ध्वज के सम्मान और गरिमा का ध्यान भी रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो जाए तो ध्वज के जो सम्मान है, ध्वज की जो गरिमा है, इन दोनों पे भी ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना है कि ध्वज गंदा ना हो, फट ना जाए, क्षतिग्रस्त ना हो जाए। तो इसलिए आप समय से पहले ही ध्वज को उतार के रख भी सकते हैं। अब ये भी समझिए कि जब कभी भी ध्वज क्षतिग्रस्त हो गया है, मेला हो गया है, तो इस दौरान ध्वज के लिए कुछ परंपराएं होती हैं, यानी कि ध्वज को फिर नष्ट करने की परंपरा होती है। अब दरअसल बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी कोई फटा हुआ ध्वज होता है, क्षतिग्रस्त हो चुका होता है, या ध्वज बहुत ज़्यादा मैला हो चुका है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम कोई सामान्य कपड़ा फेंक देते हैं कूड़े में, ठीक उसी प्रकार से ध्वज को भी फेंक सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है और ये भी नियमों का उल्लंघन है। दरअसल ध्वज के लिए कुछ खास नियम है कि कैसे ध्वज को अंतिम रूप से समाप्त किया जाता है। तो देखिए, दरअसल पहली बात तो ये है कि आप ध्वज को समाप्त करने के लिए दो विधि अपना सकते हैं। या तो आप ध्वज को जला सकते हैं या फिर आप ध्वज को दफना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी नियम है, अगर आप ध्वज को दफनाने का विकल्प चुनते हैं तो इस दौरान ये काम आपको अकेले में करना है, एकांत में करना है, पब्लिकली नहीं करना, दिखावा नहीं करना। ऐसा नहीं कि वीडियो बनवा रहे हो, कैमरा एक्टिवेट है और आसपास में लोग भी घूम रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अकेले में जाइए, चुपचाप जाइए, शांति से। एक बॉक्स लेना है, बॉक्स लेकर के उसमें ध्वज को रखना है और ध्वज को रखने के बाद उसको जमीन में वहाँ खोद करके दफना देना है। इसके अलावा दूसरी विधि है ध्वज को जलाने की, लेकिन ये काम भी आपको ऐसे नहीं करना है। ये काम भी आपको अकेले में करना है, एकांत में करना है, जमीन को साफ करना है और उसके बाद लकड़ियों में आग जलानी है और आग जलाने के बाद ध्यान से सम्मान पूर्वक हमें उस ध्वज को समर्पित कर देना है अग्नि को। तो ये विधि होती है। हालांकि इस दौरान ऐसा भी नहीं है कि ध्वज को किसी भी प्रकार से आप दफना सकते हैं या किसी भी तरह से जला सकते हैं। पहले ये काम आपको ध्वज के मोड़ने के बाद करना है। ध्वज को मोड़ने की विधि को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए, ध्वज को मोड़ने की एक खास विधि होती है, किस तरह से फोल्ड करना है ये भी समझिए। तो देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फोल्ड करते समय आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको इसको कुछ इस प्रकार से फोल्ड करना है, यानी कि जो हरी पट्टी है और जो हमारी केसरिया पट्टी है, पहले वो दोनों फोल्ड होनी चाहिए। और सेंटर में हमेशा हमें ना अपना अशोक चक्र रखना है। जब कभी आप फोल्ड करें तो ये ध्यान रखें कि फोल्ड करने के बाद अशोक चक्र हमेशा सेंटर में ही आना चाहिए। तो पहले इस प्रकार से फोल्ड करना है, ठीक है, पहले ऐसे रखना है, ये इसका पहला स्टेप है, फिर ये दूसरा स्टेप है। फिर इसके बाद में आपको ये हिस्से भी मोड़ देने हैं और जब इसको पूरी तरह से मोड़ दोगे तो ये ध्वज कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ध्वज को लेना है। अगर आप ध्वज को समय से उतार लेते हैं, ध्वज बिल्कुल साफ है, तो इस दौरान आपको बस ध्वज को ऐसे ही फोल्ड करना है और अपने आप पे किसी भी सेफ जगह पर, अच्छी जगह पर रख देना है ध्वज को। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर ध्वज मैला हो चुका है, ध्वज क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो भी इसी प्रकार से ध्वज को ले जाकर या तो आपको डब्बे में बंद करके दफना देना है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, या फिर आप इसको अग्नि को भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन तब भी आपको इसी प्रकार से ही ध्वज को मोड़ना होगा। तो ये ध्वज के लिए नियम है। अगर पब्लिकली ये काम करती गया या फिर बाहर किसी के रूप में सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो इसको फिर उल्लंघन माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये हमारे देश में नियम है खास, जिसको पालन करना जरूरी है। ध्वज को फहराते समय और स्वतंत्रता दिवस के बाद ध्वज को किस प्रकार से ध्यान रखना है। अब हमारे देश में उल्लंघन क्या माना जाता है, यानी कि क्या क्या माना जाता है कि आपने अब हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया। तो देखिए, कुछ चीजें तो बताता हुआ आ ही रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 बताती है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना एक दंडनीय अपराध है
और कैसे कैसे कर सकते हैं अपमान? सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, यानी कि खुले तौर पर आप राष्ट्रीय ध्वज को जलाते हैं तो ये अपमान माना जाएगा। ध्वज को विकृत करते हैं, रूप बिगाड़ देते हैं, कुछ लिख देते हैं, गलत बात लिखते हैं तो भी इसको माना जाएगा कि अपमान हुआ है। विरूपित करेंगे तो भी अपमान होगा, अपवित्र करेंगे किसी प्रकार से तो भी इसको अपमान माना जाएगा। अगर इसको गलत तरह से नष्ट करते हैं तो भी अपमान माना जाएगा। अगर रौंद दिया पैरों से या गाड़ी से तो भी अपमान है, और इसकी अवमानना करते हैं तो भी अपमान। ये सारे वो तरीके हैं जिससे आप ध्वज का अपमान कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 3 साल तक की सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो इसीलिए नियमों का रखना है बहुत ज़्यादा ध्यान सभी को। और इसी के साथ ये वीडियो अपने तक सीमित नहीं रखनी है, इस वीडियो को शेयर भी करना है बाकी लोगों के साथ। तो फिलहाल आप लोग के लिए एक ईजी सा क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टडी IQ IAS हिंदी आप लोगों के लिए द हिंदू का एक बेस्ट एनालिसिस लेके आता है। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करनी है एग्जाम की, तो द हिंदू न्यूज़पेपर का एक अच्छा एनालिसिस आप लोग को मिल जाएगा स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ आपको न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल एंड डिस्कशन भी कराया जाएगा पूरी तरह से हिंदी भाषा में। तो रोज़ सुबह 9 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए, और अच्छे से आप लोग इसी प्रकार आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई फिलहाल स्टडी IQ में चल रही है एक सेल जो साल की महासेल है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है इसलिए आप लोग को खास दिया जा रहा है ऑफर। स्वतंत्रता दिवस पे आपको मिल रहा है 47% का ऑफ, बट ये सेल केवल 15 अगस्त तक के लिए ही अवेलेबल है, इसलिए कीजिए एनरोल। और इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि KL लाइव कोड आपको यूज़ करना है, जिससे आपको ये ऑफर का लाभ मिल जाएगा और आप लोग इस पूरे के पूरे स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो महासेल हो सकता है कि अभी आपको लाभ मिल रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, और हो सकता है कि आगे भी कभी ऐसा ना हो। तो एनरोल कीजिए जितना जल्दी आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहाँ आपको PDF मिलती है और बाकी डिस्कशन भी हमारा यही होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिलहाल इस वीडियो में जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो सारी महत्वपूर्ण बातें हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।